हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ पीएससी के स्पेशली डेंटल सर्जन के एग्जाम के लिए। ये डिस्कशन काफ़ी यूजफुल होने वाला है बिकॉज यहाँ पर हम लोग छत्तीसगढ़ जीके के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड दिस डिस्कशन इज गोना बी वेरी यूजफुल। आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? तो यहाँ पे 4 जनजातियों के नाम लिखे हैं, कमार, बैगा, भूसिया, पांडु। तो इसका बेसिकली सही आंसर है, ये है भूजिया। हमारे छत्तीसगढ़ की जो भूजिया जनजाति है बेसिकली लाल बंगला से संबंधित है। लाल बंगला होता क्या है? लाल बंगला एक किचन होता है बेसिकली, जो हमारी भुजिया जनजाति में काफ़ी पॉपुलर है। और यदि आप देखना चाहें कैसे दिखता है, तो ये लाल रंग से बेसिकली बनाया जाता है। और जो चकुटी या भुजलिया होती हैं यहाँ पर ये प्रचलित होता है। लुक एट दिस वन, दिस इज हाउ इट लुक लाइक। ये एक किचन होता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी एक कह सकते हैं घर से बिल्कुल अलग बनाया जाता है किचन। यूजुअली आपने ऐसे बहुत कम रिवाज देखे होंगे, लेकिन ये हमारे यहाँ जो चुकटी या भुजिया होते हैं वहाँ पर ये लाल बंगला एक अलग से किचन बनाया जाता है। दैट्स क्वाइट यूनिक वन। इसको आप लोग याद रखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है? प्रकार किचन होता है और ये कहाँ पे है? ये हमारी जो भुजिया जनजाति हैं यहाँ पर प्रचलित है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन पूछा गया, चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कोरिया। हमारे छत्तीसगढ़ की जो कोरिया जिला है वहाँ पर ही अपना चांग देवी का देवालय स्थित है। लोकेशन आपको याद रखना है, कोरिया हमारे छत्तीसगढ़ के बिल्कुल नॉर्दर्न साइड में लोकेटेड है। आप देख सकते हैं कोरिया ज़िले का, यदि हम बाउंड्री की बात करें, ये मध्य प्रदेश से पूरा टच करता है। कोरिया हो गया, इसके बगल में सूरजपुर हो गया है ना। तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, प्लीज डू रिमेंबर दिस वन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर इज दैट, सॉरी, जस्ट वन सेकेंड। राज्य सरकार ने ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए किन दिवसों का पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? On which of the following days the state government declared public holiday for the preservation of rural culture? तो इसका सही आंसर बेसिकली इसमें सारे ही हैं। हरेली तीज में घोषित किया है, कर्मा जयंती है इसमें घोषित किया है, विश्व आदिवासी दिवस है इसमें घोषित करना ही ऑब्वियस सी बात है। तो उसमें उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज आर राइट वन, सारे ही इसमें काउंट के आते हैं। तो हर एक में यहाँ पर हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने पब्लिक हॉलिडे घोषित किया है, इसको आप लोग याद रखें। इसमें विश्व आदिवासी दिवस की यदि हम बात करें तो ये दिन बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये दिन आपको बताना चाहिए कब है। ये विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं 9 अगस्त को। एंड ये बेसिकली पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाता है। पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है, इसलिए इस दिन के बारे में आपको बेसिकली पता भी होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा सकता है। तो 9 अगस्त को मनाते हैं विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे है ना। वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल डे वैसे बोला जाता है, वर्ल्ड ट्राइबल डे भी बोला जाता है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब किया गया? वेन वॉज द फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव वॉज ऑर्गेनाइज इन छत्तीसगढ़? अब यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें आपको सही आंसर बेसिकली इसमें चूज करना है। ऑप्शन है अक्टूबर का महीना है, नवंबर का महीना है, दिसंबर का महीना। तो बेसिकली देखें तो यदि आपको मंथ का एरिया हल्का सा आइडिया है तो यू विल गेट द राइट वन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बेसिकली दैट्स बेसिकली इन दिसंबर। 27 से 29 दिसंबर 2019 को मनाया गया राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। इसको आप लोग याद रखें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने दिसंबर के महीने में हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है एग्जाम में। चलिए लेट्स ब्रेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ग्राम गढ़ बंगाल के चंद्रू मंडावी को किस ले जाना आता है? फॉर विच रीजन चंद्रू मंडावी ऑफ द विलेज गढ़ बंगाल इज नोन? तो यहाँ पे जो पर्सनालिटीज़ हैं वहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा आता है, तो पर्सनालिटीज़ का नाम आपको यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है। और पर्सनालिटी कौन से फील्ड से एसोसिएट हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो चंद्रू मंडावी की बात करें, कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड हैं?
तो इसका सही आंसर है बेसिकली द फर्स्ट हीरो ऑफ हॉलीवुड फ्रॉम बस्तर रीजन। तो बेसिकली दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चंद्रू मंडावी। इनका नाम वैसे आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कई बार, तो चंद्रू मंडावी का नाम लोग याद रखेंगे, फर्स्ट हीरो ऑफ हॉलीवुड फ्रॉम बस्तर रीजन। तो हमारे छत्तीसगढ़ से जाने वाले ये स्पेशली बस्तर रीजन काफ़ी वैसे ही बैकवर्ड रीजन है, तो यहाँ से जाने वाले पहले हॉलीवुड के हीरो हैं चंद्रू मंडावी। तो नाम आपको याद रखना है, दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे सही विकल्प एक चुनना है। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों स्टेटमेंट में बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला माझी से है। ये नाम आपने कई बार सुना होगा, आई एम श्योर अबाउट दिस वन। तो इसमें राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला माझी से है, बिल्कुल सही है। तो राजमाता फुलवा देवी कांगे, इनका संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला माझी से है, दैट्स राइट वन। दूसरा, संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर है। वेल देखिए, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ऑलराइट, तो इनका रियल नाम जो है वो महेश्वर नहीं था, ये ऑप्शन बेसिकली यहाँ पर गलत दिया हुआ है। संत गहिरा गुरु का यदि रियल नेम देखें तो इनका रियल नाम क्या था, इनका रियल नाम था रामेश्वर। क्या नाम था, हिज रियल नेम वाज रामेश्वर। तो ये आप लोग याद रखें, दिस इज क्वाइट बोर्न। आज हमारा पेन टाइम थोड़ा इशू है। तो रामेश्वर इनका रियल नाम था, संत गहिरा गुरु का। तो ये नाम आपको याद रखना है। और याद रहे, छत्तीसगढ़ के स्पेशली सरगुजा ज़िले के आसपास के क्षेत्रों में आपने जो समाज सुधार के काम किए हैं, तो संत गहिरा गुरु का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको नाम याद रखना है। तो ये सेकेंड ऑप्शन इसमें गलत हो गया है, पहला ऑप्शन इसमें सही है ना। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, केवल एक सत्य है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट एंड सेकेंड वन इज रॉन्ग। ऑलराइट, आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। अगला है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ पे त्योहार को महीने से सम्मिलित करना है, तो इसमें इसका सही आंसर आपको बताना है बेसिकली। तो आइए देखते हैं। बेसिकली इसमें है पहला वन, आमुस। आमुस त्योहार बेसिकली देखा जाए तो ये हिंदी महीनों के नाम लिखे हुए हैं, तो हिंदी महीने भी, हालांकि ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई कर पाना इतना आसान नहीं होता, बट फिर भी आमुस जो त्यौहार है ये सावन के महीने में मनाया जाता है। हिंदी महीने चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। सरहुल की बात करें, ये चैत महीने मनाया जाता है। नवाखाई की बात करें, नवाखाई भादों के महीनों में मनाया जाता है। दशहरा की बात करें, ये दशहरा मनाया जाता है कौन से, कुआर के महीने में, है ना। तो ये बेसिकली इसका सही स्टेटमेंट है आपका 3। द थर्ड वन इज राइट वन। ए का हो गया 3, आमुस सावन के महीने में, सरहुल चैत के महीने में, नवाखाई भादों के महीने में, और दशहरा जो है ये कुआर के महीने मनाया जाता है ना। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, दिस इज द राइट वन ओवर हियर। सो नाउ लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आमतौर पर वैसे हिंदी के महीने याद रखना इतना आसान काम नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, फेस्टिवल्स जो हैं स्पेशली वो हिंदी महीनों से एसोसिएट होते हैं, तो इसलिए आपको उनका नाम याद रखना कई बार जरूरी आता है। अगला क्वेश्चन है, जनजाति और उनके मुख्य निवास क्षेत्र के अनुसार सम्मिलित करना है। तो कौन सी जनजाति हमारी कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं, बेसिकली आपको यहाँ पर ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है पहाड़ी कोरवा। तो पहाड़ी कोरवा जनजाति की यदि हम बात करें तो ये बेसिकली इनका बेसिकली आपको निवास क्षेत्र मिलेगा जसपुर में। छत्तीसगढ़ का जो नॉर्दर्न रीजन आप कह सकते हो, समथिंग लाइक दैट। आपको मैप दिखाता हूँ, ये है जसपुर जिला, आप देख सकते हैं बिल्कुल छत्तीसगढ़ के नॉर्थ ईस्ट में आप कह सकते हो, जहाँ पे ब्राह्मणी रिवर सिस्टम का भी पार्ट माना जाता है। तो ये जसपुर का ज़िला है। यहाँ पर बेसिकली हमारे जो ये जनजाति पाई जाती हैं वो कौन सी हैं, ये है पहाड़ी कोरवा। भुजिया की बात करें, भुजिया का जो पॉपुलेशन है मोस्टली गरियाबंद ज़िले में इनका पॉपुलेशन ज़्यादा पाया जाता है। तो ये है गरियाबंद ज़िला, तो ये आपको याद रखना है गरियाबंद ज़िला। गरियाबंद ज़िला भी आपको लोकेशन एज सच आपको याद रखना है, ये है गरियाबंद।
बेसिकली आप देख सकते हैं धमतरी जिले के ठीक बगल में है गरियाबंद। और धमतरी जिले की बात करें, यहाँ से महानदी नदी का उद्गम भी होता है और ये इसके बगल में ठीक बगल में क्या है, ये है गरियाबंद जिला। बेजवार की बात करें तो बेजवार जो है बेसिकली कौन से रीजन में पाए जाते हैं, ये है बलौदा बाज़ार। तो बलौदा बाज़ार भाटापारा जो है, यहाँ पर बेसिकली हमारी जो बेजवार ट्राइब है उनका निवास स्थान है। तो ऐसा आप ये याद रखेंगे, दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट वन। सॉरी जस्ट वन सेकेंड। तो इसमें आप देख सकते हैं ये बलौदा बाज़ार का लोकेशन है, रायपुर के ठीक ऊपर साइड में आपको बलौदा बाज़ार दिख रहा होगा। और इसके अलावा एक है अबूज़ माड़िया। अबूज़ माड़िया की बात करें, इनका जो निवास स्थान है वो है नारायणपुर। तो ये रहा, आपको पता होना चाहिए अलग अलग जो हमारी जनजातियां हैं उनका ये निवास स्थान है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे पहाड़ी कोरवा का जसपुर है, भुजिया का गरियाबंद है, बेंजवार का बलौदा बाज़ार है, और अबूज़ माड़िया क्या है, अबूज़ माड़िया का है नारायणपुर। नारायणपुर का जो लोकेशन है वो आप लोग जानते हैं, नारायणपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़िला है। हालांकि यहाँ पे नारायणपुर हो गया, इधर बस्तर हो गया, इधर दंतेवाड़ा हो गया, दैट्स नक्सल हिट रीजन्स। तो ये महाराष्ट्र से लगा हुआ नारायणपुर का बॉर्डर भी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। आमतौर पर ये हालांकि जनजाति जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लोकेशन ज़रूर हम लोग डिस्कस करते हैं, तो ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये चीज़ें रिप्लाई करना आपके लिए आसान है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों के नाम और उनके राजवंशों को सम्मिलित कीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ संबंधित 30 शासक के नाम लिखे हुए हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें है, देखा है तो पूछा गया है कन्हर देव का नाम। तो कन्हर देव का संबंध किससे है, यह है छिंदक नागवंश से। तो ये हो गया छिंदक नागवंश। स्कंद वर्मन की बात करें, स्कंद वर्मन का संबंध है बेसिकली नल वंश से। दुर्गराज की बात करें, इनका संबंध है बेसिकली सरबपुरी से। और हर्षगुप्त की बात करें, इनका संबंध है पांडु वंश से। तो ये बेसिकली जो रूलर्स होते हैं वो उनका एसोसिएशन कौन से फील्ड से है, तो ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। तो कन्हर देव का संबंध है छिंदक नागवंश से, स्कंदवर्मन का संबंध है नलवंश से, दुर्गराज का संबंध है सरबपुरी से, और हर्षगुप्त का संबंध है पांडु वंश से। राइट, तो इसका सही ऑप्शन हुआ आपका, ये हुआ सी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठा सूबेदारों के नाम कालक्रमानुसार सजाइए। तो आपको बताना है कौन सा पहले का है, कौन सा बाद का है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई करना वाकई काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसमें जो है वो विट्ठल दिनकर का सबसे पहले नाम आता है, और विट्ठल दिनकर के बाद में आता है केशव गोविंद का। किसका, केशव गोविंद का। केशव गोविंद के बाद नाम आता है भीका गोपाल का। किसका, भीका गोपाल का। और भीका गोपाल के बाद जो नाम आता है दैट इज़ बेसिकली जदुराव यादवराव दिवाकर का। तो ये बेसिकली आपकी क्रोनोलॉजी है जो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, दिस इज व्हाट यू कैन रिमेंबर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है सी। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स ब्रिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम क्या है। तो गांधी जी का जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, और उस दौरान बेसिकली देखें तो गांधी जी जब हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे तो वो टाइम पीरियड एग्जाम में कई बार पूछा था एग्जाम में, तो राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम क्या था। तो ये बेसिकली ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हैं स्मिथ पियर्स। उस समय स्मिथ पियर्स जो हैं वो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने गांधी जी को इन्वाइट किया था स्पीच डिलीवर करने के लिए। 1933 का टाइम था। एनीवे, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। समाचार पत्र हैं और उनके संपादक हैं छत्तीसगढ़ के लोकल समाचार पत्र हैं, जिसमें सूर्योदय, आलोक, प्रकाश और है वंश के बारे में जिक्र किया गया है। तो इसमें बेसिकली देखें तो प्रकाशक में हम देखें तो सूर्योदय के जो प्रकाशक हैं उनका नाम है केशव प्रसाद वर्मा। सॉरी नॉट केशव, दैट्स कन्हैया लाल वर्मा। जस्ट लेट मी करेक्ट दिस वन, जस्ट होल्ड ऑन। सूर्योदय के प्रकाशक हैं कन्हैया लाल वर्मा। आलोक के प्रकाशक हैं केशव प्रसाद वर्मा। प्रकाश के प्रकाशक कौन है, ये हैं यदुनंदन प्रसाद।
और है वंश के प्रकाशक हैं, दैट इज उदय प्रसाद। तो ये बेसिकली 4 नाम हैं जो आपको याद रखना है। न्यूज़पेपर से जो फाउंडर्स हैं कई बार वहाँ से नाम पूछा आता है, तो ऐसा आप इसको याद रखेंगे। सूर्योदय के प्रकाशक का नाम है दैट्स केशव प्रसाद वर्मा, सॉरी कन्हैयालाल वर्मा। आलोक के प्रकाशक हैं केशव प्रसाद वर्मा। प्रकाश के प्रकाशक हैं यदुनंदन प्रसाद। और है वंश के प्रकाशक हैं उदय प्रसाद। तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? इसका सही ऑप्शन हुआ डी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। भारत छोड़ो आंदोलन के काल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए नेताओं को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए। तो छत्तीसगढ़ का जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो कंट्रीब्यूशन है वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये पूछा भी गया आप लोगों से कि 9 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, इस समय छत्तीसगढ़ में कौन सी जगह से कौन नेतृत्व कर रहा था। तो इसमें देखें तो इसका सही आंसर बेसिकली क्या है? याकूब अली की बात करें, ही वॉज लीडिंग फ्रॉम रायपुर। याकूब अली का जो लीडरशिप थी वो कहाँ से? रायपुर से थी। हरनारायण वाजपेयी की बात करें, इनकी लीडरशिप थी कहाँ से? बिलासपुर से। लक्ष्मण सिंह देशमुख की बात करें, ही वॉज एसोसिएट फ्रॉम द दुर्ग रीजन। और वी.वाई. तामस्कर की बात करें तो ये हैं बेमेतरा से। तो ये 4 महत्वपूर्ण नाम हैं जिनका नाम आप याद रखेंगे। याकूब अली रायपुर से रहे हैं। हरनारायण वाजपेयी की बात करें, ही वॉज एसोसिएट फ्रॉम बिलासपुर। लक्ष्मण सिंह देशमुख की बात करें, ही वॉज एसोसिएट फ्रॉम दुर्ग। एंड वी.आई. तामस्कर कहाँ से रहे हैं? वी.आई. तामस्कर रहे हैं बेमेतरा से। तो ये बेसिकली आपको चारों नाम याद रखना है। चारों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में एक और क्वेश्चन पूछा आता है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? क्विट इंडिया स्लोगन। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में कई सारे पीएससी में पूछा गया था, एमपीपीएससी में पूछा गया था। तो क्विट इंडिया स्लोगन, इसको ये टर्म आप याद रखें, क्विट इंडिया स्लोगन कैसा दिया था? बहुत सारे लोगों को लगता है गांधी जी ने दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्विट इंडिया स्लोगन दिया था यूसुफ मेहर अली ने। किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाई यूसुफ जस्ट 1 सेकेंड, यूसुफ मेहर अली। तो यूसुफ मेहर अली का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट नेम, है ना। एनीवे, आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, due to geographical situation, social system, arrangement of land, the existence of zamindars in Chhattisgarh remain natural and inevitable. Whose statement is this? भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा। यह कथन किसका है? देखिए, आपको बताना चाहिए, वैसे जमींदारी सिस्टम हमारे देश में बेसिकली अंग्रेजों के टाइम में जो भू राजस्व प्रणाली थी, दैट्स कॉल्ड लैंड रेवेन्यू सिस्टम, वो बेसिकली 3 प्रकार की चल रही थी। एक तो था आपका जमींदारी सिस्टम, दूसरा था आपका रैयतवारी सिस्टम, और तीसरा था महलवारी सिस्टम। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बट इतना याद रखें, जमींदारी सिस्टम बेसिकली मोस्टली आपको नॉर्थ इंडिया में मिलता है, जैसे बंगाल है, बिहार है, बनारस है, उड़ीसा है, समथिंग लाइक दैट। यहीं पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया। नॉर्थ इंडिया के मेजर पोर्शन में आपको जमींदारी सिस्टम में मिलेगा। रैयतवारी सिस्टम की बात करें तो बेसिकली जो साउथ इंडिया है उसमें मोस्टली रैयत, वहाँ जो कि जमींदार होते नहीं थे। तो साउथ इंडिया में जैसे मद्रास है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, बिरार है, वहाँ पर बेसिकली आपको रैयतवारी सिस्टम ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे मद्रास है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है ना, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, जो कि साउथ इंडिया का क्षेत्र हो गया। महलवारी का बात करें तो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म बनाएगी कि यहाँ पूरे गाँव के जो, देखिए, जमींदार में जमींदारों को काम दिया था, जमींदारों को टैक्स वसूलने का काम दिया गया था। रैयतवारी में सीधे किसानों को दिया गया था। रैयत मतलब किसान होता है। महल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजर्स, मतलब किसानों का एक समूह, जिनको बेसिकली यहाँ पर टैक्स वसूलने का काम दिया था। तो इसे बोलते थे महलवारी सिस्टम। ये बेसिकली हमारे पंजाब में है, यूनाइटेड प्रोविंस है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था उस समय जो। इसके अलावा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, जैसे पंजाब का क्षेत्र है, वहाँ पर बेसिकली महलवारी सिस्टम प्रचलित था। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे हल्का सा आइडिया रहेगा, तो यू विल गेट द राइट वन। तो यहाँ पर बेसिकली जो सही आंसर है वो है बेसिकली द राइट आंसर इज ए, और ये नाम है जेनकिंस, मिस्टर जेनकिंस। तो मिस्टर जेनकिंस की बात करें, इनका कहना ये था कि ज्योग्राफिकल सिचुएशन के कारण छत्तीसगढ़ में जो जमींदारी सिस्टम था वो नेचुरल था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन
रिप्लाई कर पाना इतना आसान नहीं होता है, बट फिर भी छत्तीसगढ़ में कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं इस तरह से। अगला क्वेश्चन है आपको, व्हेन वाज डॉक्टर राधा बाई अरेस्टेड व्हाइल लीडिंग पर्सन इन द सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो 300वें नवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधा बाई को कब गिरफ्तार किया गया। तो ये डेट पूछी है। अब देखिए ऐसे डेट याद रखना इसलिए वो कहते हैं बहुत मुश्किल रहता है, और ये है आपका 13 जून 1932 को। 13 जून 1932 को डॉक्टर राधा बाई को गिरफ्तार किया गया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पीएससी में पूछे गए हैं रिसेंटली, तो इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखेंगे। ना अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधित नहीं है। राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना संबंधित नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, और इससे एसोसिएट पता चलता है कि बाकी लोग कौन से एसोसिएट हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। इसका सही आंसर है बेसिकली ये राजूलाल शर्मा। बाकी इनके अलावा पद्मलाल पुनालाल बख्शी एसोसिएट रहे हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह एसोसिएट हैं, बलदेव प्रसाद मिश्र। तो हमारे जो राजनांदगांव का राष्ट्रीय विद्यालय है इस एसोसिएट हैं पद्मलाल पुनालाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, और तीसरा नाम है बलदेव प्रसाद मिश्र। ये तीनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित है। इसमें बेसिकली आपको बताना है कौन से क्षेत्र में कितना विकास जो है वो देखा गया। तो ये बेसिकली डेटा है छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे का। अब देखिए आपको बताना चाहिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का ऑलरेडी आ चुका है। तो अब जो आपको पढ़ना है वो है 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वे, है ना, ये ऑलरेडी आ चुका है छत्तीसगढ़ का। तो यदि हम इसमें देखें तो ऑप्शन आपके सामने जो दिए हुए हैं उस ऑप्शन में यदि हम देखें तो बेसिकली इसका जो सही आंसर है वो है कृषि का जो है पाया गया 4.61%। अभी हम नए वाले का डिस्कस करेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। सेवा क्षेत्र का जो पाया गया वो है आपका दैट इज बेसिकली -5.28%। यहाँ पे बेसिकली लॉस देखा गया। और उद्योग की बात करें ये पाया गया 0.75%। ये बेसिकली उस समय का था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे पे यदि हम नजर डालें तो आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसमें पिछले एक साल में क्या घटित हुआ, जैसे 2021-22 के साल में क्या क्या हुआ, उसके बारे में सारी जानकारी आपके सामने दी जाती है। अब ये डेटा आपको थोड़ी सी याद रखना है, जो आपसे एग्जाम में पूछा सकता है लेटर ऑन। तो यहाँ बताया गया है सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर, जो कि ज़्यादा रिलेवेंट जो डेटा होता है वो स्थिर भाव का ही होता है, जिसे बोलते हैं बेस प्राइसेस। 2011-12 का बेस प्राइस होता है। इसमें देखा जाए तो ये लिखा है 2021-22 में वृद्धि जो परसेंटेज कितना ग्रोथ पाया गया छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में, ये पाया गया 11.54%। तो आपको ये डेटा याद रखना है। 2021-22 में हमारे छत्तीसगढ़ की जो जीएसडीपी है इसे बोलते हैं राज्य सकल घरेलू उत्पाद, इसमें 11.54% की वृद्धि देखी गई है। पहला डेटा आपको याद रखना है। सेकेंड डेटा है 2021-22 में दिन देखिए तो यहाँ पे कृषि और संबद्ध क्षेत्र, एग्रीकल्चर और उससे जो एसोसिएटेड एरिया है, इसमें एनिमल हस्बेंड्री वगैरह भी काउंट करते हैं, उसकी भागीदारी पाएगी 16.73%। ये अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे है। उद्योग क्षेत्र की बात करें जिसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, देखिए आपको याद रखना है जो एग्रीकल्चर और एसोसिएट एलाइड जो सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उन्हें रेड कॉलर वर्कर बोला जाता है। दूसरा यहाँ पे उद्योग क्षेत्र की बात करें, इसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसमें जो लोग काम करते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर वर्कर कहलाते हैं, और इन्हें हम ब्लू कॉलर वर्कर के नाम से भी जानते हैं। तो ये 50.61% अनुमानित किया गया है। ये डेटा आपको जरूर याद होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे पीएससी में बल्कि पूछा जा सकता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ फॉर पीएससी। और तीसरा यहाँ बोला गया सेवा क्षेत्र, इसे बोलते हैं सर्विस सेक्टर, जो कि टर्सरी सेक्टर में आता है। इसमें जो सर्विसेज होती हैं वो इसमें आती हैं, जैसे कि आपका डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, टीचर्स हैं टीचर्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। मतलब यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती बट सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे लॉयर्स हैं वो अपनी सर्विस दे रहे हैं, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं बट दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एज ऑफ नो 2021-22 के साल में किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है ना। यहाँ पे आगे चलिए तो यहाँ पे आगे आपको दिखाया जाएगा कि कौन से सेक्टर में कितना ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया गया है।
इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए कृषि की बात करें, जो हमारे यहाँ पे टॉपिक डिस्कशन था एग्रीकल्चर में, तो यहाँ पे सारा ही दिया हुआ है, 2020-21 का भी दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये लिखा है 5.48। तो यहाँ पे देखिए 2020-21-22 का आपको ध्यान देना है, लेकिन 2021-22 में स्थिर भाव पर क्रमशः जो रिकॉर्ड किया गया वो है 3.88%। ये ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की गई है 3.88%, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। और ये मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की ही बात कर रहा हूँ, तो इसको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑप्शन में कृषि में 4.61 दिया हुआ है, और यहाँ पे यदि आप अपने इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे तो ये यहाँ पर 5.48 दिया हुआ है। 2020-21 का जो ग्रोथ रेट है वो 5.48 दिया हुआ। तो यहाँ पे बिल गिल डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ पीएससी ने बेसिकली सही ऑप्शन नहीं दिया है देखा जाए तो। ना इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, लुक एट दिस वन। उद्योग क्षेत्र की यदि हम बात करें, जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उस क्षेत्र की यदि हम बात करें, इसमें खनन है, विनिर्माण है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये सारी चीज़ें बेसिकली इसमें काउंट की गई हैं। तो 2021-22 में जो ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की गई है वो रिकॉर्ड की गई 15.44%, लेकिन 2020-21 में -3.89% था। अब देखिए इस ऑप्शन में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे उद्योग क्षेत्र का 0.75 लिखा हुआ है, तो यहाँ फिर एक हल्का सा डिस्प्यूट क्रिएट होता है, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है वो कुछ और ही बता रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे डेटा जो है मिसमैच कर रहा है, बट आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, आपको प्रेजेंट का याद रखना है। 2021-22 में जो ग्रोथ रेट था वो स्थिर भाव के आधार पर 3.2% था, उद्योग क्षेत्र में 15.44% था, ये है आपका स्थिर भाव के आधार पर। और देख लेते हैं हमारा एक और परसेंटेज देखना ज़रूरी है, वो है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र की यदि हम बात करें, इसे बोलते हैं सर्विस सेक्टर। इसमें जो हमारा ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया गया है 2021-22 में स्थिर भाव के आधार पे, वो कितना रिकॉर्ड किया गया है, वो रिकॉर्ड किया गया 8.54%। हाँ, पिछले साल जो है जरूर निगेटिव टेरिटरी में था, लेकिन इस साल जो है ये पॉजिटिव टेरिटरी में है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये रहा अलग अलग क्षेत्रों का कितना का कंट्रीब्यूशन है, साथ में उसमें ग्रोथ रेट क्या रिकॉर्ड किया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ी सी आपसे पूछा सकता है, केस पूछा जाए तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। तो ये है बेसिकली आपका जो पुराना वाला नया डेटा है, पुराना डेटा आपके सामने दिया हुआ है, लेकिन नया डेटा आपको अपडेट करके रखना है। छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ सकता सही विकल्प चुने। तो बनास रिवर के बारे में यहाँ पे 2-3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ज़रा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिया है वो दिया है, इसका उद्गम माझाटोली की पहाड़ी से होता है। तो बनास नदी के बारे में हम लोगों ने रिवर सिस्टम में डिस्कस किया था, हम डिस्कस अबाउट दिस वन। तो देखा है तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही है। तो यस, सही बात है कि इसका उद्गम जो है माझाटोली की पहाड़ियों से होता है। तो बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, माझाटोली हिल से होता है, तो ये आप याद रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है, इस नदी पर कोटरी जलपात स्थित है। ये बेसिकली स्टेटमेंट यहाँ पर देखें तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, बिकॉज कोटरी वाटरफॉल इसमें स्थित नहीं है। तो कोटरी वाटरफॉल की बात करें प्रॉपर तरीके से कोटरी नदी में है, जो कि बेसिकली इंद्रावती की सहायक नदी, इंद्रावती की ट्रिब्यूटरी है। और इंद्रावती के बारे में बात करें तो इंद्रावती में एक बहुत ही लेजेंडरी वाटरफॉल है जिसका नाम है चित्रकूट वाटरफॉल। तो भी आपको याद रखना है, एग्जाम पूछा सकता है, चित्रकूट जलपात को भारत का नियाग्रा ही बुलाता है। अगला ये ग्राम डिम्भा के पास सोन नदी मिल जाती है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट यहाँ पे कह सकते हैं सही है, बनास नदी बिल्कुल सही बात है, डिम्भा के पास भी सोन नदी से मिल जाती है। सोन नदी का उद्गम बेसिकली मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक जगह है जो कि अनूपपुर जिले में है, वहाँ से बेसिकली ऐसे इसका ओरिजिन होता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, सही दिए हुए हैं। तो 1 और 3 इज राइट वन ओवर हियर। इसका सही आंसर क्या हुआ, ये हुआ सी। तो इसको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, आज हमारा ये थोड़ा सिस्टम में हल्का सा ग्लिच है। एनीवे, तो सी यहाँ पे सही आंसर हुआ। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। अगला क्वेश्चन है, राज्य में चर्चित स्थल सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ पे कौन सा क्षेत्र किस लिए जाना जाता है,
ऐसे क्वेश्चन पीएससी के बड़े फेवरेट क्वेश्चन होते हैं और आमतौर पे आइडिया भी होती है। तो देखिए, टमाटर की राजधानी हमारे छत्तीसगढ़ में बोला जाता है किसको? दैट इज बेसिकली लुडेंग। लुडेंग को यहाँ पर टमाटर की राजधानी बोली जाती है। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये है आपके लाभांडी में। तो चावल अनुसंधान संस्थान है लाभांडी में। किसान शॉपिंग मॉल की बात करें, ये कहाँ पर है? दैट इज लोकेटेड इन द राजनांदगांव। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज लोकेटेड इन द राजनांदगांव। और इसके अलावा कोसा अनुसंधान केंद्र की बात करें, ये है बस्तर जिले में। तो कौन सी चीज़ किस लिए फेमस है? याद रखिए, टमाटर की राजधानी बोलते हैं लुडेंग को, बहुत ही फेमस है। और चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? लाभांडी में है। किसान शॉपिंग मॉल की बात करें, राजनांदगांव में है। और कोसा अनुसंधान केंद्र हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है? ये है बस्तर जिले में। ठीक है, तो ये हमारे फेमस प्लेसेस हैं जिनको आप याद रखें। टोमेटो कैपिटल, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, किसान शॉपिंग मॉल एंड कोसा रिसर्च सेंटर। नाउ लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017-18 में कृषि वृद्धि बहुत कम इतनी दर्ज की गई। वेल देखिए, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा, हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में ऑलरेडी डिस्कस किए गए हैं वैसे देखा जाए तो। यदि मैं इकोनॉमिक सर्वे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में प्रॉपर डेटा आपको दिया भी गया है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। लुक एट दिस वन, जस्ट वन सेकेंड, होल्ड ऑन, हियर इट इज। इकोनॉमिक सर्वे में जो कृषि में स्पेशली 2017-18 की बात करें तो यहाँ पे कितना ग्रोथ रेट रहा है दिखाया गया है। 2017 ये 2021-22 का हो गया, फिर 2020-21 का हो गया, 2019-20 का हो गया, है ना, फिर 2018-19 का हो गया, फिर 2017-18 का हो गया। ये 2017-18 का है। आप इवनली यहाँ पे देखेंगे ये प्रॉपर तरीके से मैच कर रहा है। -10.90 रिकॉर्ड किया गया था 2017-18 में एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट, जो कि वन ऑफ द लोवेस्ट मानी जाती है। एवं ने डिस्कस भी किया 2018 में प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन में कमी के कारण कृषि क्षेत्र में -10.90% की कमी देखी गई। ये अपने आप में एक अलग स्टेटमेंट दिया गया है, बल्कि ये डाटा आपको फ्यूचर में भी याद रखना पड़ेगा, बिकॉज ये डाटा वाकई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो यस, यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो 20th क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वेरी लिटिल एग्रीकल्चर ग्रोथ पाएगा। मतलब वेरी लिटिल क्या मतलब? नेगेटिव ग्रोथ रेट है, जो कि काफ़ी नेगेटिव माना जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है नेगेटिव टेरिटरी में चलेगी। तो स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सही है। और देखें तो यहाँ पे लिखा है कि 2017-18 में कई जनपद सूखे की समस्या जूझ रहे थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे देखा है सही है। तो ये स्टेटमेंट यदि देखें तो यहाँ पे सही आएगा कौन सा? बेसिकली राइट वन इज ए। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारा नेगेटिव टेरिटरी में था और साथ में इस समय बोला गया मैंने फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट इन 2017-18। बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बल्कि आप फ्यूचर में भी याद रखिएगा। पॉसिबिलिटी कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2017-18 का जो साल था वो हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी पेनफुल टाइम था, इसलिए आप इसको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे विपणन वर्ष के बारे में लिखा है। इन विच डिस्ट्रिक्ट रिस्पेक्टिवली द मैक्सिमम मिनिमम पैडी वाज प्रोक्यूर्ड इन द मार्केटिंग ईयर 2019-20 अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो ये समय समय पर ये प्रोक्योरमेंट के बारे में डिस्कशन किया जाता है, कहाँ पे प्रोक्योरमेंट किया गया, प्रोक्योरमेंट कैसे किया जाता है वो पता होना चाहिए। बेसिकली जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, MSP होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके अंतर्गत किसानों से बेसिकली उनका जो अनाज है वो खरीदा जाता है, चावल है, गेहूँ है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे याद रखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो यहाँ पे जो सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ से किसानों से जो अनाज वो खरीदा जाता है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया सर्वाधिक और सबसे कम धान खरीदी की। तो सर्वाधिक में भी है, सबसे कम का भी है, 2019-20 का डाटा दिया हुआ है। एनीवे, हालांकि ऐसे डाटा याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है जांजगीर चंपा। यहाँ पे सर्वाधिक हुआ, दंतेवाड़ा में सबसे कम हुआ। तो एक रफ एस्टिमेट आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, जांजगीर चंपा में सबसे अधिक हुआ और सबसे कम खरीदी की गई दंतेवाड़ा में। इसको आप लोग याद रखेंगे, है ना। आगे क्वेश्चन लेते हैं। 22वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मटासी सॉइल के बारे में बताना है आप लोगों को। तो इसमें बेसिकली स्टेटमेंट यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी सभी सही हैं। जैसे इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। मटासी मिट्टी का एक बहुत बड़ा फीचर होता है, इसमें रेत की मात्रा यूजली ज़्यादा होती है, लोहे की मात्रा भी ठीक ठाक होती है और यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। तो
तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहला स्टेटमेंट छोड़ के, द सॉइल इज यूजुअली फाउंड एट अल्टीट्यूड हायर देन ऑफ भाड़ा सॉइल एंड लोअर देन दैट ऑफ कन्हा सॉइल, तो ये बेसिकली यहाँ पर गलत दिया हुआ है। बाकी स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। तो ये है मटासी मिट्टी के बारे में इंफॉर्मेशन, इसको आप याद रखिए। स्पेशली ये डेटा है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, यहाँ पे सैंड कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ये है मटासी मिट्टी के बारे में, ये डाटा एग्जाम में पूछा आता है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। दिस इज़ वन ऑफ द क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर यू, है ना। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव फ्रॉम हियर। मटासी मिट्टी से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसको आपको ध्यान पर पढ़ना है और साथ में सही उत्तर बताना है। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 37.46 लाख कृषक परिवार हैं। वेल देखिए, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका स्टेटमेंट यदि देखें तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट, पहला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे दैट्स नॉट राइट वन। तो ये स्टेटमेंट यहाँ बेसिकली देखा है तो ये गलत है। छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का है। बेसिकली देखें तो यहाँ पे कृषि क्षेत्र का हालांकि सर्वाधिक योगदान नहीं है, बल्कि यहाँ पे सर्विस सेक्टर का आपको योगदान देखने के लिए मिलेगा। यदि हम देखें यहाँ पे किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, यदि आप छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे, सो यू विल गेट द क्रिस्टल क्लियर आइडिया अबाउट दिस वन। आप देखिए यहाँ पे किस क्षेत्र का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे आप देखिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी जो है 16.73% है। उद्योग क्षेत्र की भागीदारी 50.61% है। तो उद्योग क्षेत्र की भागीदारी बल्कि सबसे देखिए सेवा क्षेत्र की सेकेंड हाईएस्ट है, उसके बाद कृषि क्षेत्र की है। तो कृषि क्षेत्र की देखें तो यहाँ पे भागीदारी आपको सबसे कम देखने मिल रही है, बल्कि यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ राज्य में जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का है। तो यहाँ बेसिकली ये स्टेटमेंट जो है ये क्वेश्चनेबल है। और इसके अलावा यहाँ पे दिया है छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, ये स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे पीएससी का देखें तो पीएससी ने यहाँ पर केवल 2 और 3 को सही माना है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे पीएससी ने सही दिया है, बट ये स्टेटमेंट यहाँ पर डिस्प्यूटेबल है। कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, बिकॉज सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद है यहाँ पे कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक नहीं है, बल्कि सबसे कम आप कह सकते हो। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, बात सही है, लेकिन पहला सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे फर्दर यदि हम डेटा देखें तो ये डेटा जो है यहाँ पे जस्टिफाई करता है इसको, और ये डेटा प्रॉपर इकोनॉमिक सर्वे का है, तो इसको आप बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देखा है तो पहला स्टेटमेंट बल्कि क्वाइट क्लोज है, लेकिन यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट तो किसी हालत में सही नहीं है, तो इसको आप लोग याद रखें। दिस इज क्वाइट है ना, तो प्लीज रिमेंबर वन। अकॉर्डिंग टू एमपीपीएससी सीजीपीएससी दे गिव दिस राइट आंसर, बट इसका सही आंसर बेसिकली ये नहीं हो सकता, बिकॉज बी स्टेटमेंट यहाँ पे सीधा सीधा गलत है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं यहाँ पे सातवाहन वंश की शक्ति। ओके, तो यहाँ पे क्या सही ऑप्शन हो सकता है, देखें तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट छोड़ के बाकी एक ही बचता है, और थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, तो यहाँ पे 1 और 3 माइट बी राइट, तो अकॉर्डिंग टू दिस वन। लेकिन छत्तीसगढ़ पीएससी ने इसका आंसर सही गलत दिया है। इसमें कौन सा कथन सही है इसको बताना है, तो यदि हम इसकी बात करें, इस पर नजर डालें, तो इसमें सातवाहन वंश की जो शक्ति क्षीण होने के बाद वकटक वंश ने राज्य स्थापित किया। देखिए ये स्टेटमेंट बेसिकली देखा सही है। आफ्टर वीकनिंग ऑफ पावर ऑफ सातवाहन डायनास्टी द वकटक डायनास्टी एस्टैब्लिश्ड किंगडम, दैट्स राइट वन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वकटक वंश का पहला राजा प्रबलसेन प्रथम हुआ, तो ये स्टेटमेंट देखा है तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बेसिकली यहाँ पर सही है, बोथ स्टेटमेंट आर राइट ओवर हियर। अगला है विंध्य शक्ति प्रबलसेन का पुत्र था, ये स्टेटमेंट बेसिकली यहाँ पर देखा है तो गलत है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वकटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। वकटक वंश का पहला राजा प्रबलसेन था, तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीटली राइट दिए हुए हैं, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट राइट वन ओवर हियर, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑलराइट, अब देखा है तो यहाँ पे यदि क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे विंध्य शक्ति की बात करें, विंध्य शक्ति और प्रबलसेन, तो यहाँ पे देखा है तो ये वाला जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ये बेसिकली बस उल्टा लिखा हुआ है, चूँकि विंध्य शक्ति प्रबलसेन का पुत्र था, ये बेसिकली स्टेटमेंट। विंध्य शक्ति तो बेसिकली वकटक जो डायनास्टी उसका फाउंडर था। हाँ, प्रबलसेन की बात करें, प्रबलसेन बेसिकली विंध्य शक्ति का बेटा था, तो ये बेसिकली यहाँ पे उल्टा स्टेटमेंट दिया हुआ है बेसिकली देखा, तो यहाँ पे यदि उल्टा कर दिया तो ये सही हो जाएगा ना। एनीवे 24 का सही आंसर क्या हुआ, ये हुआ आपका दैट्स बी, इसको आप लोग याद रखें, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। आज थोड़ा सा सर्वर इशू हो रहा है मेरे पास, तो इसलिए क्लास जो है बाकी कल करेंगे, या बेसिकली कल नहीं मतलब अगला जो डिस्कशन करेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ के धान की किस किस्म को सन 2021 में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया।
जीआई टैग दिया गया है, ये क्वेश्चन न्यूज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। तो 2021 में दिया गया है, तो ऐसे ये भी रिसेंट का है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखें। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जीरा फूल। जीरा फूल जो अपना जो धान की किस्म है, इसको दिया गया है जीआई टैग जीरा फूल। इसको आप लोग जरूर याद रखें। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज डू रिमेंबर वन। सो छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो जीरा फूल है इसको जीआई टैग दिया गया है 2019 में। हालांकि अभी जो नगरी दुबराज है उसको भी जीआई टैग दिया गया है, सन 2021 की बात है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में यदि देखें तो एज ऑफ नो 2 एग्रीकल्चर गुड्स ऐसे हैं जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है, इसे बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। आप लोगों ने जीआई टैग का नाम खूब सुना होगा, जैसे कड़कनाथ मुर्गा है, दार्जिलिंग चाय है, उसको जीआई टैग दिया गया था। दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करें कितने जीआई टैग एज ऑफ नाउ हैं, तो याद रहे यहाँ पर पहले 6 थे, लेकिन बेसिकली 7 हो गए जो कि नगरी दुबराज को मिल गया है। तो 6+1 जीरा फूल की बात करें, ये 6 था, है ना, 6ठे नंबर का है। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें, दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज़ डू रिमेंबर दिस वन। एग्रीकल्चर गुड्स में देखिए 2 आगे हैं, जीरा फूल और नगरी दुबराज, है ना, तो इसको आप याद रखिए। बाकी जो है 5 अदर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये डिस्कशन को कहीं से वाइंड अप करेंगे, बिकॉज थोड़ा सा हमें ऑपरेशन में हल्का दिक्कत आ रही है लैपटॉप ऑपरेट करने में, बिकॉज यहाँ पे जो पेन टाइप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। अगला डिस्कशन थोड़ी देर में कंटिन्यू करेंगे। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप उस फिर, तब तक बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक्स मच।